हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अनूप कुमार और प्रतिदिन का जो आपको 5 बजे सुबह में जो क्लास चलता है हम उसी को लेकर के आए हैं। और सबसे जो हमारे जो इस सीरीज़ को जो खास बनाता है, क्योंकि हम लोग खुद अध्ययन करते हैं और अध्ययन करके ही आपको ये सारा क्वेश्चन बनाते हैं, तब आपके सामने लेकर के आते हैं। और ख़ास करके जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, उसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन, पेन ले लिया जाए, क्या कहता है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, देश का पहला क्या है, डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पे हो जाएगा, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर। इसके डिस्कशन में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसका जो डिस्कशन है देख लीजिए एक बार, डिस्कशन क्या कहता है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। याद रखिएगा, डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाई जाती है। और कहा जाता है, देखिएगा, ये 2012 से प्रारंभ किया गया क्या, डॉल्फिन दिवस मनाने का। डॉल्फिन दिवस तब मनाई जाती है, यानी कि उस समय से मनाई जाती है, यानी कि 2012 से डॉल्फिन दिवस मनाए जाने का ये प्रक्रिया या कह सकते हैं कि इसकी प्रारंभ, इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, और ये देखिएगा 5 अक्टूबर 2009 से डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया। अच्छा, एक बात बताते हैं आपको, इस प्लेनेट पे जीवों में जो सबसे ज़्यादा तेज होता है, जो दिमाग वाला होता है, जिसको इमोशन भी होता है, वो आपका डॉल्फिन ही है। वो कौन सा है, डॉल्फिन है। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत पहले की बात नहीं है, हाल ही की घटना आपको मिलेगी। एक पीटर नामक एक डॉल्फिन था, जिसको एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था, बहुत ही ज़्यादा प्रेम हो गया था। उस लड़की का नाम था मार्गरेट। आप लोग पढ़े होंगे, बहुत ही हाईलाइटेड भी रहा। और लगभग वो लड़की, मतलब समझिए कि सिखाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए लगभग 10 सप्ताह तक, मतलब खाना पीना रहना सोना सब कुछ उसी के साथ की। और इतना अटैचमेंट हो गया उस डॉल्फिन को इस लड़की से कि किसी काम की वजह से जब ये वहाँ से जब निकली और लगभग 4-5 सप्ताह के लिए जब बाहर चली गई, तो इसको लगा कि शायद अब हमारा ब्रेकअप हो गया, हम शायद दोबारा मिल नहीं सकते। और इसको जो ब्रेकअप लगा, इसको लगा कि सदमा जो लगा, जिस तरीके से पुरुष को होता है, सोचिए कि जानवर को भी मोहब्बत हो सकता है, कि इसको हो सकता है। और ऐसा हुआ। कहा जाता है कि वो, मतलब समझिए कि खाना पीना छोड़ दिया, उसके वियोग में इस तरीके से रहना पसंद मतलब करने लगा कि जितने भी कर्मचारी थे सब सदमे में आ गए। उसको फील होगा कि शायद हम अपने प्रियतम से दोबारा मिल नहीं सकते। और पता उसने क्या किया, उसने अपने, समझिए कि एकदम क्या कहते हैं, नदियों के नीचे जा कर के बैठ गया और सांस लेने के लिए फिर दोबारा बाहर नहीं आ पाया और वो अपनी आत्महत्या कर लिया। कहने का मतलब है कि जो कभी कभी ये ऐसे जानवर होते हैं, मतलब पशु के रूप में, ये राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में इसको दर्जा प्रदान कर दिया गया। ठीक है, और इससे भी मोहब्बत हो सकता है। और देखिए, मोहब्बत की कहानी तो बहुत सारा चीज़ें हैं, प्यार कुछ भी किसी से भी हो सकता है। और ये जानवर देखिए, जानवर भी कितना वफादार होता है। एक चीज़ और भी मैं बता रहा हूँ आपको, चलिए आगे हम बताते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन सेंटर कहाँ बनाई गई, तो पहला डॉल्फिन सेंटर की अगर बात कर दे तो पटना में, और पटना यूनिवर्सिटी में के प्रांगण जो है, जो गंगा नदी के एकदम तट पे है, उसमें बनाया गया। ठीक है, जब दूसरी बात कर दिया जाए तो हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। अगर बात कर दिया जाए कि विक्रमशिला जो भागलपुर में अभ्यारण्य है, उसको क्या कर दिया गया, डॉल्फिन अभ्यारण्य के नाम से घोषित कर दिया। किसने, बिहार सरकार ने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे होगा, भागलपुर को डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया। और देखिए, हाल ही में चंबल नदी पे देखते हैं, ये चंबल जो अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य बनाने की घोषणा भी कर दिया गया। ठीक है, चंबल अभ्यारण्य का। और एक चीज़ और भी देखते हैं चंबल नदी के बारे में। अगर चंबल नदी की बात करें तो यहाँ पे घड़ियालों की मात्रा आपको ज़्यादा मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक मालिक था जो 18 लगभग 20 सालों से
शायद 18 या 20 सालों की बात है। ये पूरी समझिए कि न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा था। इसको जानना चाहिए, ये आपको मौलिकता का पता चलता है। ये लोगों को एक दूसरे को मेंटलिटी, जो मेंटलिस्ट जो होते हैं ना, उसको समझने का मौका मिलता है। एक दूसरे को परखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीज़ें पढ़िए ताकि आपके अंदर मौलिकता और बौद्धिकता बढ़ जाए। तो एक चीज़ देखती थी, वो मालिक हमेशा अपने कुत्ते को लेकर के ऑफिस जाता था, लेकिन ऑफिस के बाहर एक मंदिर था, कह सकते हैं मंदिर या रेस्टोरेंट जैसे, कुत्ते को वहीं पे रख के चला जाता था। और कुत्ते को कहा जाता था कि वो अपने मालिक का इंतज़ार हमेशा शाम को करता था 6 बजे 5 बजे तक, और मालिक आता फिर उसको घर को लेकर के चला जाता था। कहा जाता है कि लगभग ये सिलसिला 15 सालों तक चला। लेकिन एक दिन की बात हुआ कि जैसे ही वही प्रतिदिन की जो घटना थी, वैसे ही कुत्ता को लेकर के मालिक पहुंचा और ऑफिस जाने, मतलब समझिए कि छोड़ करके ऑफिस गया, और ऑफिस में ही उसकी डेथ हो गई। और कहा जाता है कि लगभग 15 सालों तक वो कुत्ता उस मालिक का इंतज़ार करता रह गया। अभी एक दिन अगर आपको गर्लफ्रेंड छोड़ दे, वाइफ 10 दिन के लिए बात ना करे, तो पता चलेगा कि ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद क्या हो गया, तलाकनामा आपके पास पहुंच जाएगा। ये देखिए, मोहब्बत है, ये इश्क है, इसी को बोला जाता है। ठीक है, तो डॉल्फिन भी ऐसा किया था, और डॉल्फिन को इस प्लैनेट का सबसे, यानी कि समझिए कि बुद्धिमान वाला जंतु माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हुआ प्रथम जो डिस्कशन था, ये हमारा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए फिर से प्रश्न यहाँ पे देखिए, कहता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। एक बात मैं बता रहा हूँ, अगर दुनिया में जैसे भारत में चौथा स्तंभ किसको माना जाता है? प्रेस को माना जाता है, मीडिया को माना जाता है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसके बाद ये मीडिया। देखिए दुनिया में जहाँ भी अगर बात कर दिया जाए, दुनिया में जहाँ भी ये मीडिया सबसे ज़्यादा सक्रिय है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी पहल वहीं पे होती है। वहाँ की जनता बहुत एक्टिव होगी, वहाँ के जनता के हितों में जितनी योजना बनाई जा रही होगी, सारा का सारा क्या होता है, वहाँ तक लागू किया जाता होगा। लेकिन हमारे भारत में देख लीजिए, इसका स्थिति भी यहीं से पता चल जाता है। लोग बोलते हैं ना कि गोदी मीडिया, पता नहीं ऐसे दिख जाता है। देख लिए 100 क्या है यहाँ पे, अब क्वेश्चन का देखिए 161वां पोजीशन है। इतनी बुरी हालत है। प्रेस स्वतंत्रता में हम लोग अव्वल कब होंगे? अगर ऐसा हो जाता तो सोचिए, भारत की मानसिकता और भारत की सामाजिक संरचना बहुत ही बेहतर हो जाती। एक बात मैं बता रहा हूँ, याद रखना आप। एक क्या था कि एक बकरी का बच्चा अपने माँ से जाके पूछता है कि माँ, जब हम सयान हो जाते हैं, जब हम जवान हो जाते हैं, तो लोग हमें काट के खा जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे खून से देवी देवताएं भी संतुष्ट होती है। तो पता है बकरी का बच्चे का माँ क्या कहता है? कहता कि बेटा, जब तुम्हारा बाप ही बोका हो तो क्या समाज के लोग तुम्हारा पूजा करेंगे? चीज़ों को समझिए। ये प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। अगर प्रेस ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ तो हमारे लोकतंत्र की जो पहुँच है, जो लोकतंत्र का जो ख्वाब है और लोकतंत्र की जो असली पहचान है, शायद भारत में नहीं मिल पाएगा। इसके लिए ज़रूरी था। और ये जब विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात होती है और जब भारत पिछड़ते जा रहा है, तो हमें इस बात का चिंता करनी चाहिए। और इसमें पहला पोजीशन, चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिस्कशन में देखिए, कहता है कि विश्व प्रेस से स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और कुल देशों की संख्या कितना है? 180। और 180 देशों में हमारा स्थान कितना आएगा? 161, 161वां। देखिए हम कितने मतलब बुरी स्थिति में है। और बात किया जाए इस दुनिया का सबसे पहला जो स्वतंत्रता में जो सबसे अव्वल है और सबसे शीर्ष है, उसका बात किया जाए तो क्या हो जाएगा? नॉर्वे हो जाएगा। सोचिए नॉर्वे कितना डेवलप है, वहाँ का समाज कितना डेवलप होगा, वहाँ का सोसाइटी में एजुकेशन कितना अच्छा होगा, वहाँ पे जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच ऐसे भेदभाव तो नहीं होंगे ना। अगर ऐसा है तो समझिए कि ये चीज़ें हमको सिर्फ भारत में ही देखने को मिलेगा, ये भारत में ही देखने को मिलेगा। और ये समसामयिक की देखिए, ये सूचकांक आपको याद रखना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा नॉर्वे। और अब देखिएगा, अगर हम एशिया की बात करें तो भारत का आपका पड़ोसी जो कंट्री है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, आपसे बेहतर स्थिति में वो भी नहीं है। और उसमें देखिएगा सबसे अगर अंतिम पैदान पे कोई खड़ा कंट्री है तो उसका नाम क्या है? उत्तर कोरिया। देखिए उत्तर कोरिया है। और सबसे पहला जो स्थान यूरोप की अगर बात कर दिया जाए तो यूरोप का कंट्री है जिसका नाम है नॉर्वे।
ये सबसे ऊंचे स्तर को प्राप्त किया, सबसे अव्वल मतलब समझिए की स्थिति है इसकी। और सबसे जो घटिया, सबसे निम्न यानी कि 180 में 180वां पोजीशन की बात कर दिया जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर कोरिया हो जाएगा। देखिए, हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ये विश्व गुरु कहने से नहीं होगा, आपको उस तरह से तैयार करना पड़ेगा, आपको खुद बनना पड़ेगा। देखिए, बुद्ध ने एक बात कही थी कि स्वयं का दीपक जलाओ। आप टेंशन मत लीजिए, आप ये टेंशन मत लीजिए कि हम लोगों का ये करेंगे, लोग ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे पहले खुद कंप्लीट करके बन जाइए तो लगेगा कि हाँ आप बन तो जाइए। अगर एक बार ऑफिसर बन जाते हैं या दरोगा बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, तो देखिए आपकी तरक्की ही, समझिए कि दुनिया की तरक्की आपको दिखने लगेगी। आपका सोसाइटी ऑलरेडी अलग हो जाएगा। अगर ऑफिसर बनते हैं तो देखिएगा ये क्या होता है, जीरो से हीरो बनने की एक सफ़र है। जीरो से हीरो बनने की क्या है, सफ़र है। लेकिन अगर ना हुए ना तो ज़िंदगी भर हाथ मलने से ज़्यादा, मतलब समझिए बहुत बहुत ख़राब स्थिति हो जाएगी। यही कहेंगे कि दोस्त कम से कम हिम्मत लगा के एकदम दबा के पढ़िए, फिर देखिए क्या से क्या नहीं हो जाता है। तो थोड़ा सा अन्य सूचकांकों की अगर बात कर लिया जाए यहाँ पे तो देखिए क्या कहता है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है? 68वां है, जबकि पिछले वर्ष कितना था? 71वां था। इसमें भी स्थिति हमारी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ ध्यान देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? देखिए, अगला सवाल कहता है कि जर्मनी की तर्ज पर, क्या कहता है? जर्मनी की तर्ज पर। और जर्मनी कहाँ पे? यूरोप में है। ठीक है, और जर्मनी में एक बात मैं बता दूं, ये जो जर्मनी है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और यूरोप का सबसे, अगर बात कर दी जाए तो कृषि कंट्री के नाम से भी जाना जाता है जर्मनी को। ठीक है, और ये देखिए, जर्मनी के तर्ज पर राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बिहार के किस अस्पताल में बनाया जा रहा है? ठीक है, कौन सा है? ग्रीन ग्रिड बिहार के किस अस्पताल में बनाया जाए, ये पहला। और किसके तर्ज पे? तो बिहार के तर्ज पे। ये कौन सा है? तो ये देखिए, पटना मेडिकल कॉलेज। ठीक है, पटना मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो पटना मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। कहता है कि जर्मनी के तर्ज पे क्या बनाया जाएगा? तो ये देखिए, राज्य का पहला ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? पटना मेडिकल कॉलेज में बनाई जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनेगा। ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में। एक चीज़ और बताते हैं आपको, देखिएगा, हम लोग अभी भी ऊर्जा की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हमारी सरकार ज़रूर कहती है कि 24 घंटा हम बिजली देंगे। आप देखिए, पटना में अगर रह रहे हैं तो पटना में भी आराम से 3-4 घंटा लाइट कट जाता है, वो भी मुसल्लापुर हाट, ये सब क्षेत्रों में। तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक ऊर्जा की ज़रूरत है हमारे भारत और बिहार में। ठीक है, और इस देखिए, ऊर्जा को हम कहीं से न कहीं से क्या करते हैं? प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल जो तरीका था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? नगन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। कोयला हमेशा आपके पास नहीं न रहेगा, कोयला की क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर बात करें कोयला की तो देखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन कौन करता है? निर्यात कौन करता है? वो हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। तो चलिए, क्या कहता है कि यह नई तकनीक, क्या कहता है? यह नई तकनीकी मूल रूप से जर्मनी में विकसित हुई है। हालांकि पिछले 10 सालों में इसका प्रयोग भारत, फ्रांस सहित विश्व के अन्य देशों द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, कहता है कि यह जो तकनीक है जर्मनी के द्वारा एक नायाब है, कह सकते हैं नायाब है, बिल्कुल अजूबा है, जिसका प्रयोग भारत और जर्मनी के साथ साथ अन्य देश के द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, अन्य देश के द्वारा भी किया जा रहा है। देखिए, एक चीज़ भी है, इंटरनेशनल से आपको बहुत सारे प्रश्न और नेशनल से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अगर बात किया जाए सारे पॉइंट पे, तो देखिए हम सारा पॉइंट कहीं ना कहीं डाल ही देते हैं ताकि आपको वहाँ से प्रश्न बने। ठीक है, और भाई पढ़िए थोड़ा सा एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि आपका अच्छे तरीके से तैयारी करना। और एक चीज़ और बता देते हैं हम आपको, अगर करंट में आप चाहते हैं कि 30-32 में कम से कम 28 प्रश्न अगर आप बना लें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक नोट्स तैयार करते चलिए। अगर आपका पेज में लिखा हुआ रहेगा, 40-50 पेज में अगर लिखा हुआ रहेगा करंट, तो समझिए कि एग्ज़ाम के समय में 2 दिन में इतना ज़्यादा रिवाइज करिएगा कि दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर आप ही देखिए, करंट पे ही आपका अब समझिए कि रिजल्ट आएगा। अब देखिए, अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम देना है 69 में, तो 69 को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि करंट अफेयर्स एकदम चार्ट के रख दीजिए। ठीक है, और ऐसे नहीं कहीं से मत कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी मत पढ़ लीजिए। कहने का मतलब है उसका एक तरीका है, उसका एक डिसिप्लिन है। अगर उस डिसिप्लिन में हम रहेंगे तो समझिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे कहने का मतलब है, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर्स में बेहतर करने की, तो न्यूज़पेपर से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता।
न्यूज़पेपर लीजिए, फिर उसके बाद प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, फिर उसके बाद क्रॉनिकल लीजिए। अगर इतना सारा कुछ है, एक आदत मत बनाइए एसपीडी टाइप से पढ़ने का और बहुत सारा जो आजकल जो लिखा जाता है उस टाइप से, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएंगे। थोड़ा सा एक बार पहले इसका अध्ययन कर लीजिए, बाद में उसका भी करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या कहता है यहाँ, ग्रीन ग्रिड के निर्माण पर 260 करोड़ रुपया खर्च होंगे। कितना खर्च होंगे? 260 करोड़ रुपया खर्च होगा। ठीक है, किस पे? तो ग्रीन ग्रिड के निर्माण पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ ध्यान देते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिए ये हमारा चौथा है। ठीक है, क्या है? चौथा है। तो क्या कहता है, जून 2023 में नीति आयोग द्वारा, देखिए कोई भी आयोग है, जैसे विश्व बैंक होता है, नीति आयोग होता है, इस तरीके से बहुत ही सारा जो आयोग है उनका अपना एक सर्वेक्षण होता है, उनका एक अपना आधार होता है, उसी आधार पर ये बात करते हैं, वो आकलन करते हैं राज्यों का, जिला का। उसी के आधार पर एक प्रश्न बना है कि नीति आयोग के द्वारा जारी आकांक्षी जिलों, देखिए आकांक्षी जिलों की राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? ठीक है, बिहार का कौन सा जिला क्या है, शीर्ष है या अव्वल है? दोनों बात एक ही हो गया। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बिहार का कौन सा हो जाएगा? तो पहला जिला की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गया हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा। और बात करें अगर पूरे भारत में पहला जिला कौन सा है जो सबसे अव्वल पे है, तो देखिएगा झारखंड का सिंहभूम है। ठीक है, झारखंड का क्या है? सिंहभूम है। देखिए इसे याद रखेंगे क्योंकि बिहार का कंपटीशन देने जा रहे हैं। और बात करें कि अगर झारखंड अगर एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि झारखंड एसएससी से या झारखंड पीसीएस से ये प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा जा सकता है। ठीक है, और बात यह है कि देखिएगा अधिकतर करंट आपके बिहार और झारखंड का जो है ना मिलता जुलता रहता है। अगर आप सोचते हैं कि हम झारखंड की तैयारी कर रहे हैं और बिहार का करंट अफेयर्स ना करेंगे तो हो गया, आपका 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही चला जाएगा। और आप चाहते हैं कि बिहार की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड के हम समसामयिकी पे ध्यान नहीं देंगे तो ये भी 4-5 क्वेश्चन चला जाएगा। इसलिए देखिएगा एक समय में हम दोनों भाई थे, हमारा झारखंड और बिहार, तो इसलिए बनता है भाई उसके बारे में आप जानिए, वो आपके बारे में जानेगा। ठीक है, प्यार मोहब्बत का लेना देना जो होता है थोड़ा सा बना रहता है, तो ज़्यादा मुझे लगता है काम देगा। तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो गया जिला प्रथम हो जाएगा। और बिहार में दूसरा जिला की बात कर दिया है तो जमुई हो जाएगा। ठीक है, जमुई हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ जिलावार जो करेंट अफेयर्स है आपको देखने को मिलेगा। हमने आज हमारा जो सीरीज होगा तीसरा सीरीज होगा और हम डेली बाय डेली एक सीरीज रोज़ करा रहे हैं। अगर आप हमारे जिला का ही सीरीज अगर देख लेते हैं तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। जिलावार में आप देखिएगा औरंगाबाद जिस तरह बना है, पटना भी मतलब बना है, मोतिहारी भी बना है, तो हम और कंटेंट क्या किए हैं, बढ़ा दिए हैं। ताकि बहुत सारे मित्र थे तो उन लोगों ने कहा कि थोड़ा सा और ज़्यादा कर दीजिए ताकि हमको अगल बगल से भी प्रश्न मिल जाए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा और अध्ययन कर लिया जाए, और ये सब तो हम आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि भाई थोड़ा सा। और ये एक चीज़ और भी है कि भाई थोड़ा सा शेयर भी करा करिए, क्योंकि शेयर आप करेंगे तो हमें और मोटिवेट मिलेगा और भी काम करने में मन लगेगा। ठीक है, और लाइक और कमेंट्स भी करिए। कमेंट्स में कुछ भी अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कुछ बेहतर और हमको चाहिए तो हम आपके लिए तैयार हैं। बस आप काम करने के लिए तैयार रहिए, आप हमेशा पढ़ने के लिए तैयार रहिए। देखिए हम हमेशा आपके लिए उपस्थित रहेंगे और डेली बाय डेली करंट अफेयर्स हमारा आएगा। देखिए करंट अफेयर्स में हमारा जब बुक आया था उस समय हमने 80% के अराउंड में लड़ाने की मतलब पूरी संभावना हम किए थे। यानी कि कह सकते हैं कि गागर को यानी कि सागर को गागर में भरने वाली बात थी। हमने कई रातें जगी थी, कई बार मतलब कितना मेहनत किया था। हमारी टीम भी, हम टीम को भी जगा के रखे थे। ठीक है, तो देखिए इसके हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर डिस्कशन की बात कर लिया जाए फिर आगे बात चलता रहेगा। देखिए नीति आयोग ने क्या कहा, नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों को, कितना 112 आकांक्षी जिलों को अप्रैल 2023 की डेटा रैंकिंग जारी की है। क्या की है? डेटा रैंकिंग जारी की है। और देखिए इसमें झारखंड का पूर्वी सिंहभूम का जिला, मैंने बताया था इसमें झारखंड का पूर्वी सिंहभूम का जो जिला है ये क्या है, प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, और देखिएगा दूसरे स्थान पर अगर बिहार का बात कर दिया जाए तो गया हो जाएगा, और तीसरे स्थान पर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। ठीक है,
जमुई हो जाएगा। देखिए जमुई में एक प्रसिद्ध है आपका पक्षी अभयारण्य जिसका नाम है नागी नकटी, ठीक है। और नागी नकटी में ही पक्षियों के संरक्षण के लिए और पक्षियों से और समाज के यानी कि आवाम जनता के लिए संबंध अच्छा बनाने के लिए क्या किया जाए, कलरव महोत्सव का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है कि आकांक्षी जिलों के तहत नक्सल हिंसा प्रभावित या सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। सोच के देखिए, ये नक्सल जो प्रभावित जो क्षेत्र हैं, देखिए नक्सली कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये भारत के द्वारा ही बनाई गई एक समस्या है। अगर बात करें तो अगर बढ़ोतरी इसके तह में पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए अधिकतर छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में चले जाते हैं, और बात कर दिए आपको जहानाबाद औरंगाबाद की, तो यहाँ पे नक्सली क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही प्रभावित है। इसके पीछे क्या है, अगर मंशा की बात करेंगे तो देखिए राजनीतिक मतलब एजेंडा देखा जा सकता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को अगर समाज के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए तो सारा का सारा समस्या क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखिएगा एक नीति आयोग के द्वारा क्या बनाया गया, आकांक्षी जिला, कितना आकांक्षी जिलों में देखिए 112 आकांक्षी जिलों को इसमें शामिल किया गया है। और जिसमें पहला क्या है सिबू में, दूसरा गया है, और तीसरा क्या है जमुई है। देखिए इस तरह से, और ये किस पे काम कर रही है, देखिएगा क्या है, नक्सल हिंसा प्रभावित सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उसी को। एक बात देखिएगा, आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किस व्यक्ति को आरक्षण दिया जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ है जो व्यक्ति सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसी को आरक्षण का अधिकार, हक और अधिकार होगा। लेकिन अगर बात कर दिया जाए कि मोदी सरकार के पीरियड में TWS को जो आरक्षण मिला वो बिल्कुल हमारे भारतीय संविधान के मुख्य चीज़ों से क्या था, कटा था, वो आर्थिक आधार पर, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ज़रूरत थी तो ज़रूरत के हिसाब से उसे वैसे किया गया, ठीक है। चलिए ऐसा किया गया, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है, ताकि यह पिछड़े जिले भी विकास के पैमाने पर दूसरे जिलों के समकक्ष हो सके। बात समझ में आई? ये क्या कहता है, जैसे जो लोग पिछड़ गए हैं या जो जिला पिछड़ गया है, ठीक है, उसको मतलब समझिए कि जो आगे वाला जिला काफ़ी रफ्तार में पकड़ा हुआ उसको रोका नहीं जा रहा है, लेकिन पीछे वाले जो ठहर गए हैं उसको एक होता है ना कि अलग मोटर लगा करके थोड़ा सा तेज़ी से और उनको चलाया जाए। और इस तरीके से दोनों क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि ये मुख्य धारा में जुड़ जाएगा। अभी देखिएगा उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे OBC क्या करते हैं, जनरल क्लास से भी ज़्यादा कटअप लेकर के आते हैं, तो समस्या पैदा हो जाएगा एक दिन देखिएगा। क्योंकि भारत में कभी OBC को पढ़ने नहीं दिया गया, SC ST को पढ़ने नहीं दिया गया, ये भारत की संरचना थी। और संरचना में इस तरीके से समाज मतलब समझिए कि झूल के रह गया कि इसका विकास नहीं हो पाया। आज भी हमारे विकास के रोड़ा में सबसे बड़ा कारण ये बनता है। और ये देखिए जब इनको पढ़ने का मौका दिया तो देखिए कहाँ एकदम आसमान छू रहे हैं, सितारे तक पहुँच जा रहे हैं, चंद्रमा तक पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, कोई बच्चा पीछे नहीं, मत भी छूटे नहीं कार्यक्रम को अब बिहार के सभी जिलों में, देखिए कहता है कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को अब बिहार के सभी जिलों में लागू करने की घोषणा की गई है। यह योजना किन लाभार्थियों को दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा 5वां है, तो यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिएगा इसमें कहता है कि महादलित एवं दलित, अल्पसंख्यक वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इसका मतलब है कि सभी हो जाएंगे, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिएगा एक चीज़ और भी है, जब नीतीश कुमार की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव सभी लोगों का सरकार था, तो एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे जो रामविलास पासवान थे उनको थोड़ा सा स्थिति जब हुआ तो राजनीतिक समझिए कि बहुत ज़्यादा मतलब समझिए कि गलत तरीके से कभी कभी हो जाता है। और उन्होंने क्या कहा, इस शेड्यूल कास्ट के लोगों को 2 भागों में बांट दिया। देखिए एक क्या हुआ, महादलित हो गया, दूसरा दलित वर्ग हो गया, ठीक है। अब शेड्यूल कास्ट में भी 2 धाराएं बहने लगती है, ठीक है। ये सब चीज़ें राजनीति अपने हिसाब से उनके विकास के लिए काम करते हैं या उनके लिए योजनाएं बनाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, जिसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बहुत ही ख़राब है उनको, और जिनकी थोड़ा सा और अच्छी स्थिति है उनको 2 भागों में बांटा गया, दलित और महादलित। और बात करें अल्पसंख्यक वर्ग का, जो माइनॉरिटी की बात करती है, और बात करें अति पिछड़ा वर्ग, जो EBC वगैरह ये सब होते हैं, और बात करें तो ये सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं, ठीक है, माता भी छूटे नहीं, ये कार्यक्रम बनाई गई, ठीक है। और ये सारा का सारा आपको कहाँ से है, इससे संबंधित है। चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। देखिए, सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि औरंगाबाद है, लेकिन अगर 2023 में अब अगर आपको जुलाई का अगर पढ़ने को मिलेगा तो जुलाई का ये आंकड़ा कहता है कि कौन हो जाएगा, अरवल हो जाएगा। और ये बिहार का 38वां जिला है। ठीक है, क्या है, 38वां जिला है। और बात करें तो ये कहाँ से बना है, तो ये जहानाबाद से कट करके बना है 38वां जिला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे कम वर्षा क्या हो जाएगा, तो सबसे कम वर्षा की अगर बात करें तो अरवल हो जाएगा। और बात करें सबसे ज़्यादा वर्षा की तो कौन हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। और किशनगंज में देखिएगा, किशनगंज में मुस्लिमों की आबादी सर्वाधिक है। और बात करें किशनगंज की तो वहाँ देखिएगा, वहाँ पे चाय की खेती होती है। जिस तरीके से आप औरंगाबाद अगर जाते हैं तो औरंगाबाद में क्या मिलता है, कोयला आपको मिलता है। उसी तरीके से आप किशनगंज में जाएंगे तो वहाँ पे चाय की खेती मिलती है। क्योंकि देखिएगा किशनगंज जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल से क्या है, एकदम सीमा रेखा अपना बनाती है। चलिए आगे हम देखते हैं, सबसे कम नगरीकृत वाले 3 जिले के नाम यहाँ पे देखा गया है। तो सबसे कम नगरीकृत कौन है, तो ये देखिएगा, ये मधुबनी हो जाएगा, बांका हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मधुबनी, बांका और सीतामढ़ी, ये सबसे कम नगरीकृत है। लेकिन बात कर दिया जाए कि सर्वाधिक नगरीकृत कौन है, तो पटना हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। बाप रे, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए क्योंकि आपका रिजल्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए, क्योंकि अगर 69 देना है तो एकदम 10 से 12 घंटा पढ़ाई करिए, 10 से 12 घंटा। लेकिन डेली पढ़िए, एक दिन मत पढ़िए। और आप अपने रूटीन में 3 सब्जेक्टों को लेकर के डेली बाय डेली चलिए। देखिए रिजल्ट क्यों नहीं होता है, हम लोग जब दिल्ली मुखर्जी नगर में थे तो हम बार बार कभी कभी ये चर्चा कर देते हैं, क्योंकि आप मेरे दोस्त हुए, स्टूडेंट हुए तो बनता है ये सब चीज़ें बताना। क्योंकि क्या होता था कि सभी लोग एक टाइम के अनुसार पढ़ाई करता था, और सभी लोगों का पीटी हुआ, सभी लोगों का मेन हुआ। कितने हमारे जो दोस्त लोग हैं आईएएस बने, आईआरएस बने, और यहाँ तक कि अगर बिहार की बात करें, अगर झारखंड की बात करें, तो सारे कहीं ना कहीं सेटेड हो गए हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता कि सर्वाधिक बिजली की खपत वाला जिला कौन है, कौन ऐसा जिला है बिहार का जहां सर्वाधिक बिजली की खपत होती है। तो सर्वाधिक बिजली की अगर खपत की बात कर दिया जाए तो पटना महानगर है, तो पटना में ही होगा। तो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, गया होगा और मुजफ्फरपुर होगा। बात किया जाए 3 जिलों की तो कौन हो जाएगा, पहला पटना हो जाएगा, उसके बाद गया हो जाएगा और उसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा बिजली का क्या करता है, खपत करता है यहाँ के जो लोग हैं। देखिएगा, एनएच की, नेशनल हाईवे की सबसे कम लंबाई वाला 3 जिला का नाम बताइए। तो देखिए शिवहर हो जाएगा, शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय हो जाएगा। शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। अगर एक चीज़ और भी देखिए, कहा जाता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ पे है भाई, तो अगर पूरे भारत की अगर बात कर दी जाए तो बिहार का कितना है, 1106 है। 1106 बहुत बार बीपी से पूछ दिया है। अभी 2021 का जनगणना इसको लागू नहीं किया गया, इसलिए 2011 का जितना बार पढ़ना है पढ़ लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही। तो सबसे ज़्यादा अगर बिहार में पूछ दिया जाए कि किसका जनगणना सबसे ज़्यादा है, तो ये देखिए, ये हो जाएगा शिवहर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए लखीसराय की अगर बात कर दी जाए तो लखीसराय में देखिएगा कि सिंदूर भंडार, यहाँ पे मतलब सिंदूर का एक कारखाना भी बना हुआ है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2023 को बिहार के कितने जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन में बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है, बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया है, किसमें, यानी कि अगर बात कर दिया जाए तो ये जो राष्ट्रपति है ना, ये 15वीं राष्ट्रपति हैं हमारे, जो मुर्मू जो हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि शेड्यूल ट्राइब हैं। देखिएगा, ये नहीं कहा गया, चाहे इसके पहले अगर बात कर दिया जाए तो उनके भी बारे में कहा गया कि वो क्या थे, अनुसूचित जाति से थे और इनके अनुसूचित जनजाति से थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भारतीय हैं। सबसे पहली बात तो ये है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2023 को बिहार के कितने ज़िले को, याद रखिएगा, कितने ज़िले को क्या कहता है, लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइजेशन के रूप में क्या किया गया, मान्यता प्रदान किया गया इसको। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। छठा का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 5 जिले हो जाएंगे। ठीक है, और 5 जिलों को आपको याद रखना है। तो 5 जिलों में थोड़ा सा आइए डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है।
देखिएगा, 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 जुलाई 2023 को बिहार के 5 जिलों को लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन में बेहतर कार्य व इसके सफल क्रियान्वयन के लिए क्या किया है, सम्मानित किया है। तो जिला का नाम बता देते हैं। जिला का देखिए, नालंदा हो जाएगा, जहानाबाद हो जाएगा, लखीसराय हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा और किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। और देखिए नालंदा, ये नालंदा जो नीतीश कुमार का क्षेत्र है। और बात कर दिए जहानाबाद, जहानाबाद जो दक्षिण बिहार में है। और फिर लखीसराय और भोजपुर की बात कर देते हैं, तो ये आपको कितने जिले हो जाएंगे, 5 जिला हो जाता है। ठीक है, 5 जिला हो जाता है। पाँचों जिला को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए, समान समारोह का आयोजन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ था। अगर बात करें कि वहीं नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के 5 जिला को ये सम्मान प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और बात करें कि जहाँ 9 राज्यों के 68 जिलों को सम्मानित किया गया, इसमें बिहार के 5 जिले शामिल हैं। ठीक है, अगर बात कर दिया कि राज्यों में, यानी कि 9 राज्यों में कितने जिले को शामिल किया गया था, तो 68 जिला था। ठीक है, 68 जिला। और उसमें जब बिहार की बात हो जाएगी तो बिहार में कितना जिला था, तो 5 जिला था। ठीक है, 5 जिला हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए एक चीज़ और भी बताते हैं। देखिए, पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं कि 2 बार इसका क्या करिए कि एक बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो दोबारा कोशिश करिए फटाफट इसका रिवाइज कर लें। देखिए, कंपटीशन को फाइट करने के लिए और स्कोर सबसे अच्छा लाने के लिए रिवाइज फैक्टर मायने रखता है। जो लोग जितना प्रैक्टिस करेगा, जितना रिवाइज करेगा, उतना ही स्कोर क्या करेगा, ज़्यादा लेकर के आएगा। तो स्कोर का ज़्यादा होना आपके रिजल्ट के लिए क्या होता है, प्लस पॉइंट होता है। जितना रिवाइज अभी करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो रिवाइज करिए, रिवाइज में थोड़ा सा एकदम मस्ती के साथ करिए, ये नहीं कि लोड लेकर के नहीं, बर्डन के साथ नहीं। ठीक है, दिल पे पत्थर रख लीजिए कि बहुत ऐसे काम है जहाँ पे समय आपका बर्बाद ना हो। ठीक है, गपास्टिंग में थोड़ा सा दोस्तों के बीच से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। अगर हाँ, दोस्त आपको काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, काफ़ी सहयोगात्मक रवैया उनका है, ठीक है, और आपके पीछे उनका योगदान अगर है, ठीक है, तब कम से कम उनका सपोर्ट करिए और उनका साथ और उनका सहयोग भी दीजिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। क्या है, चौथा नदी थाना खोला जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा कुशेश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुशेश्वर। ये कुशेश्वर कहाँ पे, दरभंगा में है। कुशेश्वर कहाँ पे, दरभंगा में। देखिए एक बार क्वेश्चन को और समझिए। जैसे होता है ना कि अगर आप लोग कहीं गांव देहात में घर होगा तो देखिएगा नदी पार करने के लिए जो टैक्स वगैरह लिया जाता है ना, कभी गांव देहात के लोगों से कभी चावल, कभी गेहूं, कभी ऐसे ही ले लिया जाता था। ठीक है, ताकि वहाँ पे आवाजाही का जो कार्यक्रम था उसको बेहतर बनाया जा सके और उसके सुरक्षा के लिए ये सब काम होता था। अब देखिए बिहार सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है, माने कि वहीं पे थाना बना रही है ताकि कोई भी घटना ऐसा नहीं घट सके और जनता के सहयोग के लिए और उसके फ़ायदे के लिए ही ये सब काम किया जाता है। ठीक है, तो क्या कहता है, चौथा नदी थाना खोला जाएगा। और ये चौथा नदी थाना कहाँ पे है, कुशेश्वर में है। कुशेश्वर में है। कुशेश्वर कहाँ पे, तो दरभंगा में। चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, बाढ़ के समय दियारा क्षेत्र में नावों के माध्यम से होने वाले अपराध पर लगाम कसने के लिए दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान के उजुआ में बिहार का चौथा नदी थाना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये दरभंगा में किया जाएगा। और दरभंगा में देखिएगा वहाँ पे जल समझिए कि पूरा लबालब रहता है। और यही वजह होता है कि उस जल में यानी कि बहुत सारे नदियाँ वहाँ पे मिलती है दरभंगा और मधुबनी में, जिसके वजह से दरभंगा में मखाना की खेती सबसे ज़्यादा होती है। और जल वगैरह होने की वजह से वहाँ पे मछलियाँ भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होती है, जैसे मधुबनी और दरभंगा में। ठीक है, और यहाँ पे उसी चीज़ को यानी कि देख लिया जाता था कि नाव के माध्यम से बहुत सारा अपराध भी पनपने लगता था। इसी पे कंट्रोल करने के लिए क्या बनाया जाएगा, नदी थाना का निर्माण किया गया। और ये आपका चौथा नदी थाना है। हालांकि इस क्षेत्र में नदी थाना खोलने का प्रस्ताव पहली बार 2010 में आया था। ठीक है, यहाँ की ये सरकार के द्वारा ये पहल की गई कि 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव क्या किया गया था, पारित कर दिया गया था। और बात कर दिया जाए तो सबसे पहला जो नदी थाना था वो पटना, उसके बाद दूसरा वैशाली और तीसरा कहाँ पे है, सहरसा में नदी थाना क्या हुआ, खोल चुका है। और ये हम अभी कुशेश्वर की जो बात करें दरभंगा में ये चौथा नदी थाना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। देखिए पटना, और दूसरा क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, सहरसा हो जाएगा। यहाँ पे नदी थाना का क्या हुआ, निर्माण किया गया।
चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि कुशेश्वर पक्षी बिहार बिहार के दरभंगा जिला में है। कुशेश्वर पक्षी जो अभ्यारण्य, एक चीज़ और भी देखिए, अक्टूबर के समय में यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो जो यूरेशिया का क्षेत्र है, जो वहाँ से ये क्या क्या करते हैं, पंछियाँ क्या करती हैं, यहाँ पे सैर करने के लिए आती हैं, ठीक है। और गोगाबिल जैसे क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिएगा कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा जिले में है। कहता है कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत केंद्र सरकार द्वारा दरभंगा में एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था, ठीक है। क्या किया गया था? एयरपोर्ट का निर्माण किया था केंद्र सरकार द्वारा, और यहाँ से उड़ान सेवा की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी, ठीक है, दरभंगा से। और दरभंगा में प्रश्न पूछा गया है कि सर्वाधिक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा मखाना कहाँ प्राप्त होता है, तो कहाँ पे होता है? दरभंगा में प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में अदानी समूह ने खान भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की। समूह ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है। पहली बिजली क्या किया? शुरू किया है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अगर आंसर की बात कर दिया जाए तो देखिएगा, अदानी समूह ने खान भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली की परियोजना शुरू की, ये आपको क्या हो जाएगा? ये आपको झारखंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्या हो जाएगा? ये झारखंड हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिएगा, ये आपको झारखंड हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। कहता है कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर में झारखंड के गोड्डा में 1600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट लगाया जाएगा, ये कहाँ पे? तो झारखंड में, ठीक है। और ये देखिएगा, झारखंड की अगर तैयारी आप कर रहे हैं, झारखंड अगर एसएससी का एग्ज़ाम देना है तो इसे ज़रूर कम से कम पढ़ा करिए, ताकि आपको यहाँ से प्रश्न बने। हम इसका भी समझिए कि करंट क्या है। करंट में बहुत सारे चीज़ों को संदर्भ में हम लोग पढ़ाई करते हैं। चलिए क्या कहता है? कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? अगर बात कर दी जाए कहलगांव सुपर थर्मल पावर की बात कर दिया जाए तो कहाँ पे है? तो भागलपुर में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? भागलपुर में हो जाएगा, पूछा जाता है, ठीक है। और नवीनगर सुपर थर्मल पावर की बात कर दिया जाए, इसके बारे में पूछा गया था, सवाल पूछा गया था बीपीसी में। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है। और देखिए एनटीपीसी के माध्यम से ही इसको क्या किया गया? बनाया गया, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और भी है, यहाँ पे कहा जाता है, हाँ, नवीनगर की बात कर दिया जाए तो देखिएगा, इसके निर्माण के लिए इसके जो प्रस्ताव किया गया था राजीव गांधी के समय में किया गया था। वो कांग्रेस के क्या थे, मतलब प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस समय में एनटीपीसी बहुत ही कमज़ोर था। लेकिन बाद में अगर देखा गया कि जो कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, और उन्हीं के द्वारा ये मतलब समझिए कि इसको लागू कर दिया जाएगा, और एनटीपीसी के माध्यम से बना। कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा थर्मल पावर मध्य प्रदेश में विंध्याचल महाताप विद्युत गृह है, ठीक है। विंध्याचल ये मध्य प्रदेश में आपको होगा, और इसका अगर बात कर दिया जाए तो 4760 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ से होता है, और ये भारत का सबसे बड़ा है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए इसका और थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। बिहार में प्रथम, ठीक है, बिहार में प्रथम देखिए क्या कहता है। बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो मीरा कुमार। पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी भाई? तो मीरा कुमार बनी। और मीरा कुमार के फादर का नाम क्या था? जगजीवन राम। और जगजीवन राम पहली बार उप प्रधानमंत्री बने थे, और इनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं की बेटी थी कौन? मीरा कुमार। इन्हीं की बेटी थी क्या है? मीरा कुमार। कहता कि प्रथम बिहारवासी उप प्रधानमंत्री डॉक्टर जगजीवन राम ये बने थे, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं बिहार हिंदी समाचार पत्र। अगर बिहार हिंदी समाचार पत्र की बात कर दिया जाए, जो दैनिक समाचार पत्र है कौन है? सर्वहितैषी, सर्वहितैषी है। तो कम से कम हमारे जो सेशन आप देख रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हमारा चैनल उतना मतलब ये नहीं है, क्योंकि आप ही हैं और आप ही हमारे मतलब समझिए कि ग्रोथ कराएंगे, आप ही के बदौलत ये सब चीज़ होगा, ठीक है। और यही वजह है कि हम काफ़ी मतलब समझिए कि हार्डवर्क कर रहे हैं, और ये हम चाहते हैं कि भाई आपका रिजल्ट हो।
देखिए यहाँ पे जितने भी कंटेंट आपको देने की कोशिश हम करेंगे, देखिए ऑफलाइन हम कराते थे, लेकिन ऑनलाइन पे हम तुरंत ये किए कि नहीं, सारा का सारा चीज़ें अगर ऑफलाइन में हम लड़कों का रिजल्ट दिला सकते हैं तो ऑनलाइन में भी हम निश्चित तौर पे रिजल्ट दिला सकते हैं, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो। अगर पढ़ाई करिए, पढ़ाई बस ज़्यादा पूरा मतलब वर्डन लेकर के नहीं, 10 से 12 घंटा रोज़ पढ़िए, अभी 69 का रिजल्ट हो जाएगा, दारोगा का रिजल्ट हो जाएगा। कोई भी अगर आप अभी एग्जाम दे रहे हैं, अभी बिहार सरकार दे भी रही है फटाफट वैकेंसी, क्योंकि भाई चुनाव है, तो इसी को ध्यान में रख के फटाफट आप तैयारी कर लीजिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करिए। ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिएगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और हम लोग क्या करें, प्रथम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र कौन है, सर्च लाइट। प्रथम दैनिक समाचार पत्र की अगर बात कर दिया जाए अंग्रेजी समाचार पत्र का, तो क्या है 10, अगर इसका बात की क्या है, सर्च लाइट है। और सर्च लाइट के संपादक की बात के लिए तक कौन हो जाएंगे, मुरली मोहन हो जाएंगे, सर्च लाइट। और इसके संपादक की बात कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, मुरली मोहन हो जाएंगे। कहता है कि पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, ठीक है। कहता है कि पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो भागलपुर में है, भागलपुर में है, ठीक है। भागलपुर में पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया। और देखिए, कहता है कि बिहार में स्थापित पहला बैंक कौन है भाई, कहता है बिहार का पहला बैंक कौन है, तो देखिए बिहार का पहला बैंक क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक हो जाएगा। बिहार का पहला बैंक क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक आ जाएगा। आप लोग का भी कमेंट्स था कि बिहार में पहला जो भी है वो करा दिया जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि सारा का सारा एक बार में तो नहीं होगा, बारी बारी करके हम सारा का सारा करा देंगे, ठीक है। चलिए, और भी हम लोग देख लेते हैं। कहता है बिहार मंत्रिमंडल, अभी वर्तमान का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो कुछ नया परिवर्तन के साथ जो हम देखेंगे, यहाँ पे देखिएगा क्या कहता है। कृषि मंत्री कौन है, तो कुमार सर्वजित। देखिए मंत्रियों के बारे में पूछ देता है, एक बार बीपीएससी में बहुत सारे मंत्रियों का जिक्र कर दिए थे, कौन मंत्री किस पोस्ट पे हैं। जैसा शिक्षा मंत्री की बात वहाँ पे पूछा गया था और शिक्षा मंत्री के बारे में पूछ दिया गया था, ठीक है। तो कृषि मंत्री कौन है, तो कुमार सर्वजित हो जाएंगे। तो आपदा प्रबंधन मंत्री कौन है, तो शाहनवाज हुसैन हो जाएंगे, शाहनवाज हो जाएंगे, आपदा प्रबंधन मंत्री हो जाएंगे, ठीक है। और बात करें श्रम संसाधन मंत्री की, श्रम संसाधन मंत्री की, तो कौन हो जाएंगे, सुरेंद्र राम हो जाएंगे, ठीक है, श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम। और बात करें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का, प्रौद्योगिकी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हम ही लोग तो इसको करते हैं, प्रौद्योगिकी है, बड़ी मुश्किल होता है पीपीटी बनाना, बहुत ही ज़्यादा। ये समझिए कि दिन रात बैठ करके टाइप करते रहिए, आप सभी लोगों के लिए कम से कम बेहतर से बेहतर हम लोग दे सकें, ठीक है। तो ये मंत्री कौन है, तो मोहम्मद इसराइल हो जाएंगे, मोहम्मद इसराइल मंसूर जो है, मंसूरी है, ये हो जाएंगे, कौन है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है। और बात करें कानून मंत्री की, तो कानून मंत्री कौन हो जाएंगे, शमीम अहमद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शमीम अहमद हो जाएंगे। और अभी चर्चा में भी थे बेचारे शिक्षा मंत्री, उन्होंने कुछ जाति के नाम पे कुछ ऐसा बात कह दिया जो लोगों को बुरा लग गया, हालांकि वो बुरी बात नहीं थी, उन्होंने समाज की संरचना को पढ़ा था, शायद इस वजह से उन्होंने कहा होगा। शिक्षा मंत्री देखिए चंद्रशेखर हो जाएंगे, कौन थे, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो जाएंगे। चलिए अगला और अंतिम हम लोग देखते हैं, बिहार के प्रमुख ऑपरेशन क्या है, बिहार के प्रमुख ऑपरेशन, इसको एक बार देख लीजिए क्या कहता है। ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो पूछा जाता है ये गंभीर आपराधिक घटनाओं में जो लिप्त हैं उनसे संबंधित है, शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया है, ठीक है। क्या है ऑपरेशन प्रहार, क्या है ऑपरेशन प्रहार, क्या है। देखिए शराब, हमारे कहा जाता है कि जब शराबबंदी 2016 में लागू कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो देखिए अब बिहार में सबसे ज़्यादा जेल जाने वालों की संख्या यही थी, सबसे ज़्यादा बिहार में जेल कौन कौन गए, गरीब से गरीब। और यहाँ पे अमीर थोड़े गए जी, यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग जो दारू पीना छोड़ नहीं सकते थे, जिनको लत लगी थी, जिनको आदत थी। एक आदत होता है किसी भी चीज़ का, जैसे सुष्मिता सेन से पूछा गया कि भाई लव क्या होता है, प्रेम क्या होता है, तो उन्होंने ये कहा था कि लव इज़ हैबिट, मतलब प्रेम और प्यार क्या है, ये एक आदत है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली जाए तो ये चीज़ें हम किसी और में ढूंढते हैं, अगर वो छोड़ के चली जाए तो हम ये चीज़ें किसी और में ढूंढते हैं, ये आदत है, प्यार वार कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए चलाया गया था, कौन सा, तो ऑपरेशन प्रहार पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन कोबरा, देखिए ऑपरेशन कोबरा क्या था, माफिया जो गिरोह थे उसको समाप्त करने के लिए ये क्या किया गया था, इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन कोबरा, ऑपरेशन कोबरा क्या था, माफिया गिरोह को समाप्त करने हेतु चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा सेशन आपका समाप्त हो जाता है। हमारा सेशन आपके
मतलब समझिए कि कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके लिए लाभ ही लाभ पहुंचाएगा और आपके रिजल्ट को श्योर बनाएगा। कम से कम अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप अगर इसको लगातार अगर कर रहे हैं तो कम से कम 28-29 प्रश्न बनाने की कैपेसिटी ज़रूर आप रखेंगे, ताकि हम आपको बोल भी रहे हैं आप इसका अध्ययन करिए। सिर्फ कोई भी आदमी यूट्यूबर अगर आपको कह रहा है कि सिर्फ मेरा ही सब कुछ सही है तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी समझना होगा और आपको किताबों का अध्ययन करना होगा। क्रॉनिकल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए, जहाँ से आपको सोर्स मिलता है कोशिश करिए आपको वो समेटने का। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर बहुत ज़्यादा करिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड हैं, आपके जो मित्र हैं, इससे भी लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच आपको।